Hello everyone. Good evening to one and all. So now I am here with पलक मैडम, पलक छाबड़ा जी, जिनका आज ही रिजल्ट आया है और डबल बोनाजा इन्हें रिजल्ट मिला है। दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैडम की क्लियर आउट हुई है। फर्स्ट यूजीसी नेट और दूसरा गेट एग्जाम विद द इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। आपके दोनों पेपर क्लियर आउट हुए, डबल बोनाजा आपको मिला बृहस्पतिवार के दिन। काफी शुभ दिन भी माना जाता है बृहस्पतिवार तो खैर यस सर। आपके लिए तो डबल बोनाजा हो गया। सो बेसिकली जो मेरा एम था, एंड थैंक यू सो मच, आई गेस 10 सवा 10 इस टाइम पे बज रहे और मैंने जैसे आपको बोला कि कैन वी हैव अ टॉक सेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, ताकि होता क्या है, मेरी बात लोग माने ना माने, क्या पता आपकी बात मान ले। हो है ऐसा कि भाई जो जिसने पेपर निकाला हो, जिसके कितनी कट ऑफ आई गेस बनी है, 97.27 कट ऑफ परसेंटाइल थी फॉर द जनरल, एंड आपके कितने हैं 99 पॉइंट। 99.07। ओ माय गॉड, इतने तो नंबर मैंने भी नहीं देखे होंगे अपनी जिंदगी में। खैर, तो बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। थोड़ा सा मैं नेट का जो कट ऑफ सिस्टम आया है उसके बारे में भी बताना चाहूंगा लोगों को कि काफी चेंजेस हुए हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले कट ऑफ आती थी 300 में से 194 या इतने फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। तो थोड़ा आप उसके बारे में भी बताना, ताकि जो फर्स्ट कमर्स है या जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, जो जस्ट अभी जुड़े हैं हमारे साथ, या जिनको इस बारे में को थोड़ा कट ऑफ का आइडिया मिले कि पहले प्रोसेस क्या था और आज प्रोसेस क्या है आज के डेट में। बिकॉज ये एंटी है, वी ऑल्सो नो, ये जब मर्जी चेंज कर देते, हमें नहीं पता इनके बारे में कब ये चेंज करेंगे, तब कब क्या करते, नो वन नोज। जैसे ये भी था, दिस वाज आल्सो अ ड्रास्टिक चेंज, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। सो काफी क्वाइट था। मैंने भी जब आपने बताया कट ऑफ इतनी बन रही है परसेंटाइल, क्वाइट शॉकिंग कि परसेंटाइल में कट ऑफ, वो भी इको की। तो उसके बारे में भी थोड़ा बताना कि कैसे एक न्यू कमर को, एक फ्रेशर को स्टार्ट करनी चाहिए अपनी जिंदगी इस फील्ड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 99 पॉइंट समथिंग कट ऑफ परसेंटाइल बने, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ ताकि लोग जान सके हाउ यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, पर्टिकुलरली फॉर द नेट। देन फिर उसे आगे प्रोसीड करते हैं जी। यस सर। सर एक फर मेरा एमए इकोनॉमिक्स है और उसके साथ साथ मेरी बीएड भी मैथ्स और इकोनॉमिक्स में है और मेरा नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड है। और बाप रे। लास्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो इसका कट ऑफ का वही क्राइटेरिया था, आउट ऑफ 300 मार्क्स थे मेरे। लास्ट टाइम 198 के थे। तो इस बार जब रिजल्ट आया तो अभी परसेंटाइल में आया, तो मैंने भी देखा कि ये चेंज कर दिया सारा पैटर्न, इस बार ये सारा चेंज हुआ है। तो मेरी जैसे स्टडी तो सारी इकोनॉमिक्स तो मेरी आपसे ही है। और जो मेरा पेपर वन है वो मैंने ना जब मैंने एसएससी की कोचिंग ली थी मेरे काफ़ी सब्जेक्ट्स वहीं कवर हो गए थे। और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने यूट्यूब से करा है। नॉर्मल ऐसे ओके। अलग-अलग पर्टिकुलर एक को फ़ॉलो नहीं करा, जहाँ से अच्छा मेरे को मटेरियल लगा, मैंने वहीं से कम्युनिकेशन, रिसर्च और वहीं से सारा करा था। और इस बार भी जो पेपर 1 का थोड़ा-सा लेवल चेंज हो गया, जैसे मैथ्स कम कर दिया, रीज़निंग कम कर दिया है, रिसर्च एप्टीट्यूड को बढ़ा दिया और कम्युनिकेशन भी इस बार ज़्यादा आई थी। तो लेवल भी टफ़ है, अब ये चेंज कर रहे हैं सारा पैटर्न भी। ओके, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग पेपर ये टफ था, जो इस बार ना इन्होंने 99 काफ़ी चेंज करा। 27 की जो परसेंटाइल जिसकी आई हो 99 पर, वो कह रहे हैं कि पेपर टफ था। और ओके। इवन सर जो इकोनॉमिक्स का पेपर था ना उसमें भी ये चेंजेस करी हुई थी कि जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डाले हुए थे, असर्शन रीजन के। तो ये सब ना वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ओ, कि लगता है कि तो ये ना, और इवन इसका हर बार इंक्रीज हो रहे हैं ये क्वेश्चंस। तो मतलब स्टोरी इज कि मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े से कम आ रहे हैं, राइट? हाँ जी। और हर टाइम मतलब नया मिल रहा है, कुछ ना कुछ नया हर बार एलिमेंट, नया कुछ ना कुछ फ्लेवर नया। नेट के पेपर में मिलेगा। सो जो फर्स्ट टाइम आप तैयारी करना चाहते हैं नेट एग्जाम की, आपके अकॉर्डिंग उन्हें कब स्टार्ट करना चाहिए? वेदर दे शुड स्टार्ट विद देयर बैचलर्स इन फाइनल ईयर और एमए के साथ साथ, या एमए हो जाने के 3-4 साल बाद करे? सर अगर जो हमारा जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, चाहे ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन का, हम यही अच्छे से कर लेना तो हमें इकोनॉमिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डीप स्टडी होनी चाहिए, ये नहीं जस्ट ऊपर ऊपर से जैसे हम एग्जाम में करते थे कि क्वेश्चंस में ऑप्शन है, आधा ये कर लिया आधा छोड़ दिया। अगर ऐसे नहीं
प्रॉपर डीप स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही ऐसे डालते हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करे होते। और स्टार्ट तो कर देना चाहिए मास्टर्स के, अगर फर्स्ट ईयर में भी आप स्टार्ट करते हैं तो जो सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम होता है वो वैलिड होता है, तो उस टाइम पे ओके, क्वालिफाई हो जाए। तो मतलब जो पर्सन इस टाइम पे के फर्स्ट ईयर में है, मान लेते हैं सेकंड सेमेस्टर, सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ईयर वाइज देखा जाए फर्स्ट ईयर में, तो वो एमए के फाइनल ईयर से पहले पहले अपना नेट दे सकता है, राइट? हाँ जी, हाँ जी सर। और एक और चीज जैसे बहुत लोगों के माइंड में होती है, जैसे जितनी भी मेरी इंट्रैक्शन होती है, वो क्या करना चाहते हैं, एमसीक्यू पेपर है, नेट का फॉर्मेट, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कोई हाँ भी एक जी। बुक उठा ली, नॉर्मल बुक जिसमें 500 1000 एमसीक्यूज है, और 1000 एमसीक्यूज को रैंडमली पढ़ के चले गए, क्या ऐसे लोगों का नेट निकल पाएगा? नहीं, इस जेआरएफ तो क्योंकि भूल हर जाओ, अगर नेट की नहीं, भी बात करें, हाँ जी। नेट के भी हर बार क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता है, हर बार कुछ नया मिलता है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब तो डायरेक्ट मिलते ही बहुत कम है। अब तो हम्म, और ही कुछ नया ही, हर बार नया कुछ मिलेगा एग्जाम में। तो मोरल इज कि मतलब किसी को अगर पढ़ाई करनी है तो एमसीक्यू किताब से उसका नेट या बिल्कुल जेआरएफ भी तो नहीं। खैर बड़ी लंबी बात हो गई। नहीं, आपका जेआरएफ कितने पॉइंट से मिस हुआ है? 99 पॉइंट? मेरा अगर उसमें 0.21 के अराउंड मेरा रहा है। 0.21 रह गया, वरना आपका जेआरएफ भी इस साल टपक हो जाता जाता। आराम से। ओ माय गॉड। ओके, तो ये आपसे मेरे को सीखने को इस टाइम पे मिल गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई हो, डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई हो तो बहुत ज़्यादा बेटर हाँ रहता है। जी। ऑल्दो यही बात मैं बताता हूँ सबको, बट ये होता है कि जिसका पेपर निकला हो, अगर उसकी बात को लोग सुनते हैं तो ज़्यादा रेलेवेंस होती है और ज़्यादा उसे फॉलो भी करते हैं। सो इकोनॉमिक्स के पेपर में आपने कैसे पढ़ा? अगर जैसे नेट का एक बार थोड़ा सा पेपर बता दो, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं हमारे, अगर उनको पता करना हो नेट है क्या चीज़, क्या पेपर का फॉर्मेट है, आपके वर्ड्स में क्या होगा? जो यूजीसी नेट हमारा एनटीए जो ये कंडक्ट करवाता है, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो आते हैं। उसमें से 150 क्वेश्चंस हैं, 100 इकोनॉमिक्स के आएंगे और 50 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, वे अलग अलग काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कवर होते हैं उसमें। जैसे इसमें रिसर्च मेन, इसमें रहता है रिसर्च एंड रिसर्च कम्युनिकेशन, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे इसमें। और एक इनका एनवायरनमेंट बेस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे जर्नल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इनकी वेटेज ज़्यादा रहती है एग्जाम में। ओके। और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स में तो यही है कि अगर मास्टर्स में अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ है, ग्रेजुएशन की इवन अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन अगर एग्जाम में मैं भी ऐसे ऊपर ऊपर से चीज देख के गई थी काफी सारे टॉपिक्स, और इजीली हो गया क्योंकि पहले अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। तो एक उसमें क्वेश्चंस ये भी काफ़ी आते हैं, ईयर बेस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैच द कॉलम आ जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स और इंस्टीट्यूट्स में वो करने हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। बुक्स पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो और मतलब इसमें बुक्स का हो इकोनॉमिक्स का गया, किस करंट काफ़ी रहता है। करंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए? हाँ ओके। जी। और क्या आपकी मास्टर्स क्या दिल्ली स्कूल से है? वैसे मैं तो जानता हूँ खैर, बट नहीं, लोगों को मेरी क्या ऐसा कोई पंजाब विधि का विधान यूनिवर्सिटी, है? ओ देखो, पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से कैंपस। है। ऐसा कोई विधि का विधान है कि जो बंदा स्कूल या आया है वही ये पेपर निकालेगा? जरा क्लियर आउट नो कर दो। सर, नो ऐसा तो सर, नहीं है जहाँ से आपका तो मर्जी खैर। हम किसी नॉर्मल कॉलेज से भी पढ़ लेना, वो अच्छे से पढ़ ले तो हमारा आराम से हो बस, जाएगा। जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स की वो होनी चाहिए। कॉलेज यस सर। डजंट मैटर या यूनिवर्सिटी डजंट मैटर, दे आर ओनली फॉर द ऑफिशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट? यस अब सर। आई गेस व्यूअर्स आपकी बात को थोड़ा सा मान ले इस चीज को, और डी स्कूल के पीछे ना जाए। क्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना चाहिए इस टाइम पे? मान लो जो बंदा सेम 5 में है और उसका एम है गवर्नमेंट सर्विसेज या नेट देना या आरबीआई देना, सो वेदर ही और शी शुड प्रिपेयर फॉर दिल्ली स्कूल एंट्रेंस और बेस्ड ऑन द मेरिट, क्या डी स्कूल वो जाए या मास्टर्स कॉरेस्पॉन्डेंस से करे, साथ साथ इस प्रिपरेशन में अपना टाइम इन्वेस्ट करे? क्या ऑप्शन बेटर रहेगा? जैसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ गेम ऑफ ऑप्शंस, तो यहाँ भी उनके पास ऑप्शन है, विच वन इज बेटर? सर मेरे को लगता है कि प्रेफरेंस देनी चाहिए डी स्कूल को, बहुत एक्सपोजर मिलेगा, इवन साथ साथ हमें बहुत कुछ मिलेगा। और अगर इसमें भी हेल्प होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रेपरेशन के लिए, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर मेरे को लगता है कि मेरे को उस टाइम पे अगर मेरे को मिला होता ना अपॉर्चुनिटी, तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करती जाना। तो आप दिल्ली स्कूल जाते हैं? और बिल्कुल। क्या उससे तैयारी के ऊपर इफेक्ट आता? बिकॉज वो तो है, बिल्कुल फर्स्ट वो तो अटेम्प्ट में आएगा। अगर किसी को निकालना है, तो क्या वो अगर दिल्ली स्कूल चला जाए और वो मास्टर्स के साइड बाय साइड फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहे, तो क्या वो आसान काम होगा उसके लिए?
सर बिल्कुल, अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। वो बात तो है। इवन सर मेरे सीनियर्स मैंने देखे हैं जिनका क्वालिफाई हुआ है आईएएस, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करा, मास्टर्स कंप्लीट हुई साथ के साथ उनका अटेम्प्ट था और उन्होंने क्वालिफाई करा है। जैसे और अगर उन्होंने आपने भी भी, यही कुछ बताया कि अच्छे से स्टडी कर लो, जो भी मास्टर्स में पढ़े हैं ये अच्छे से पढ़ा ना तो हम वहाँ पे भी बिल्कुल अच्छा अटेम्प्ट करेंगे। और जैसे अभी आपने गेट भी निकाला है, तो गेट का मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे जैसा ही अगर कोई बंदा है, उसे गेट के बारे में नहीं पता। बहुत लोगों को आईएएस पता है, आरबीआई पता है, नेट के बारे में आपने क्लियर आउट कर दिया कि 2 पेपर है। पेपर 1 है आपका जनरल बेस, पेपर 2 है आपका इकोनॉमिक्स बेस। इको में 100 क्वेश्चन है, बाकी में 50 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, एमसीक्यू पेपर है, डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये तो नेट की बात हो यस गई, सर। बट व्हाट अबाउट द गेट? गेट के बारे में अगर कोई इंसान जानना चाहे कि गेट इकोनॉमिक्स है क्या, फर्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी, एंड कैसे यस पेपर सर। को पढ़ना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है उसकी? सर गेट का भी यही है कि ये पहले तो जैसे इंजीनियरिंग के लिए था, लेकिन अभी ना ये काफ़ी सारे ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम के लिए खोला है और इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स के 65 क्वेश्चंस आएंगे ओके। और नेगेटिव मार्किंग है। इनका ये होता है कई क्वेश्चंस जैसे 4 मार्क्स का है, कोई 1 मार्क का है और ऐसे अलग-अलग वेरी करते हैं मार्क्स। और इसमें ऑप्शंस भी वेरी करते हैं, कई तो मल्टीपल कईयों के तो जस्ट एक ही आंसर होते हैं, कईयों में वैसे भी होते हैं कि सिंगल नहीं है, मल्टीपल आंसर्स आते हैं, तो वो भी काउंट होते हैं, उसके अलग-अलग मार्क्स हैं इस सभी चीज़ के। इसमें भी ऐसे ही है 65 क्वेश्चंस में पहले ना कुछ क्वेश्चंस आपको जनरल रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स के हमारे टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जो हम यूजीसी नेट में पढ़ रहे हैं वही कुछ हमें वहाँ पे चाहिए गेट में, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और इसमें हमें ये होता है अगर ग्रेजुएशन कर लिया हमने तो मास्टर्स करने हम आईआईटी या एनआईटी प्रेफर करते हैं, तो उसके राइट। लिए गेट काउंट होता है। और गेट में अगर एयर 100 तक आ रहा है रैंक तो आराम से आईआईटीज में एडमिशन हो जाती है। इवन वहाँ पे एडमिशन के बाद इंटरव्यू होगा, फिर एडमिशन हो जाएगी, उसके बाद स्टाइपेंड भी दिया जाता है उसमें गेट के बेस पे ही। ओके, तो जैसे अभी आपने गेट क्वालिफाई किया, तो अगर आपको इसके बाद एमए करनी है या एमफिल या पीएचडी, एमफिल तो खैर अब होती हाँ नहीं, सर, अगर पीएचडी पीएचडी। में जाना है, हाँ पीएचडी में जी। जाना है, तो दिस विल हेल्प यू आउट इन द पीएचडी, डॉक्टोरल रिसर्च। यस सर, इवन गेट हेल्प इन मास्टर्स एडमिशन और देन आफ्टर पीएचडी एडमिशन। ओके, तो गेट का फायदा मतलब यहाँ पे है। और गेट निकालने के बाद क्या आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा? यस सर, इंटरव्यू देना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे इंटरव्यू भी होता है पेपर हाँ जी। निकालने के बाद। इकोनॉमिक्स भी आती है, इकोनॉमिक्स तो वही कोर एरियाज हो गए, माइक्रो यस सर। मैक्रो जो एकदम रेप्लिकेट है, प्लस इसके बस अलावा आपको रीजनिंग पोर्शन पढ़ना है। थोड़ा वो उसमें आना चाहिए। ओके, रीजनिंग आनी चाहिए। और 65 क्वेश्चंस है, राइट? 65 इन टोटल क्वेश्चंस। 65, हाँ पूरे जी। पेपर में 65, और कितना टाइम मिलता है करने के लिए? 3 आवर्स। 3 घंटे में 65 क्वेश्चन टपाने, मतलब 65 क्वेश्चन टोटल है। और ऑन एन एवरेज कितना सही होना चाहिए, कोई अगर एक एस्टिमेशन मिल जाए? सर जैसे इस बार कट ऑफ गई है, 100 मार्क्स का पेपर था, तो इसमें कट अच्छा, ऑफ इस ठीक है। बार जर्नल में 49.6 आई थिंक इतने हैं। नहीं एक सेकंड सर, नहीं शायद जर्नल में 47 पॉइंट कट ऑफ गई है इसकी। 47 100 में से? हाँ जी। तो ठीक हर है, सब्जेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, वो डिफरेंट कट ऑफ तो सब्जेक्ट्स हैं और वेरी इवन करेगी। और हर बार अलग ही होता है इनका सारा। एंड इसके साथ साथ अगर कोई इंसान आईईएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहे, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या आरबीआई डीईपीआर, तो उसको वो यस कैसे सर। अप्रोच करना चाहिए? ये सर इसी में भी यही जो सर आईएएस भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो इसी में भी वही पैटर्न रहेगा इकोनॉमिक्स आईईएस का में तो अगर। कोई एमसीक्यू होता ही नहीं, नहीं है। वहां तो प्रीलिम्स भी नहीं है। हाँ जी। तो जो टोटल 6 पेपर हमारे आईएएस में आते हैं, 4 इको बेस्ड, 2 आपके, एक इंग्लिश और जीएस। सो जी बहुत यस। लोगों के माइंड में रहता है कि हम इंग्लिश और जीएस की कैसे प्रिपरेशन करें। इकोनॉमिक्स तो खैर कोई ना कोई सोर्स पता ही होता है लोगों को, बट इंग्लिश और जीएस कैसे मैनेज किया जाए, और कैसे उसको टाइम डिवोट करना चाहिए फॉर द आईएएस एग्जामिनेशन?
सर इंग्लिश और जीएस ना लास्ट वाले मंथ में करना ही सफिशिएंट है, क्योंकि उसके अगर क्योंकि बाकी टाइम इकोनॉमिक्स कवर हो जाते हैं, लास्ट मंथ में इतना सफिशिएंट रहता है। इंग्लिश का टॉपिक इसके ज़्यादा करंट बेस्ड आते हैं, क्लाइमेट पे काफ़ी टॉपिक आते हैं, लास्ट टाइम भी क्लाइमेट में थे टॉपिक। और बाकी तो सर ग्रामर है, ग्रामर तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो वो ग्रामर बिल्कुल इतनी टफ नहीं आती, नॉर्मल ग्रामर आती है। और उसमें नोट मेकिंग है चाहे, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं आता, वो आराम से हो जाते हैं। पैसेज में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर इनकेस हमें कोई टॉपिक नहीं पता तो, अदरवाइज इंग्लिश इतनी टफ नहीं है, आराम से हो जाती है। हाँ, जो लोग 12th बोर्ड में इंग्लिश नहीं पढ़ते थे वो खैर यहाँ पे क्या इंग्लिश पढ़ेंगे। ओके, तो मतलब इंग्लिश इतनी टफ नहीं है, इंग्लिश तो खैर है सबके लिए। एंड व्हाट अबाउट द जीएस? जैसे 4 पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक। खैर इकोनॉमिक तो ऑटोमेटिकली कोरिलेट करता है, बट हाँ व्हाट जी अबाउट अदर 3 पार्ट्स? सर, इसमें भी ना इतना डीप स्टडी नहीं चाहिए अगर हम एनसीईआरटीज़ को फॉलो करते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी इसमें, इस पेपर में। और ये अगर जैसे मैंने देखा था कि हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे रेपिटेशन में थे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती अगर हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एक सेकेंड, आई गेस कॉल आ गई थी तो जस्ट अ मिनट। कॉल नॉट जिसकी आई थी ऑडिबल। उसका भी नेट निकल गया। वो 3 बार उसने कॉल कर दी, मैंने 3 बार मैंने कहा अभी लाइव चल रहा है तो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। बार बार वो कह रही कॉल उठाओ कॉल उठाओ। चलो जी, ओके। बहुत अच्छी बात है, एक और का अगर नेट निकल गया, दिस इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल एंड गुड न्यूज। अच्छा लगता है यार जब आप लोगों की सिलेक्शन होती है। अब नेट से बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, एक दो सवाल और मैं लूंगा आपके, और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, फिर आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको आगे आईएएस की भी प्रिपरेशन करनी है। जून में जिसका एग्जाम है, आई होप वो भी आपका अच्छे से निकल जाए इस बार। होप सो। जैसे नेट अगर निकल गया जिसका, तो व्हाट ही और शी शुड डू नेक्स्ट? मान लेते हैं जेआरएफ उसका नहीं निकला, लेट अस अज्यूम जेआरएफ निकल जाता है तो पीएचडी का एक ऑप्शन है। लेट अस सपोज मैं दोनों ऑप्शन लेके चलता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, हर वैरायटी के सवाल आते हैं लोगों के। तो अगर उसको मान लो और जेआरएफ दोनों निकल गया, वेदर ही और शी शुड गो फॉर पीएचडी और जस्ट प्रिपेयर फॉर दी साइमल्टेनियसली आरबीआई डीपीआर और साथ साथ आईईएस, या जैसे आप बीएड भी हो, राइट? यस आपकी सर। बीएड भी हो रखी, बीए भी हो रखी है, एमए इकोनॉमिक्स भी हो रखा है, बीएड भी हो रखा है मैडम, और क्या रह गया आपका? और क्या चाहिए देवी आपको इस संसार में? सब सर अभी कुछ तो जॉब आपके पास। चाहिए। और जॉब चाहिए। यही यही मेरा सवाल था, इसलिए मैंने ये पूछा कि हमें डिग्री ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए या जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए। सर जॉब ओरिएंटेड और डिग्री डिग्री के बिना जॉब का नहीं कोई पॉसिबल है, तो वो बात तो डिग्री तो ठीक है। हमें चाहिए चाहिए, हर सिचुएशन में जैसे चाहिए वो। आपने बीए और एमए तो देखो एसेंशियल है फॉर द एलिजिबिलिटी, यस सर। क्या एमए के यस सर। बाद किसी को बीएड या पीएचडी में जाना चाहिए, या ही और शी शुड जस्ट ओनली लुक आफ्टर कि नहीं भाई ये जो ऑप्शंस है, 1-1.5 साल अच्छे से इसमें इन्वेस्ट करो, रिटर्न मिल जाता है तो अच्छी बात है, बिकॉज इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल पेपर। बहुत यस लक सर। चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबसे टफेस्ट चाहिए, आईएएस भी अपने आप में। सो देन it should be kept as a backup plan after 1.5 year of investment, or at the same time he or she should prepare simultaneously, जैसे बीएड भी चलती रहे साथ साथ अटेम्प्ट भी देते रहे। सो वो टाइम कैसे मैनेज हो ऐसे सिनेरियो में? सर ये तो फर्स्ट ना अपनी प्रेफरेंस है कि हमें रिसर्च में जाना है या नहीं जाना। तो अगर हमारा नेट क्वालिफाई है और हमें है कि करनी है पीएचडी, प्रॉपर है कि इंटरेस्ट है हमारा, तो हमें प्रेफरेंस इसी को देनी चाहिए अपनी पीएचडी के लिए। और अगर कहीं ना कहीं मन में ये है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब चाहिए और वाइट कॉलर जॉब चाहिए ना, सिर्फ वो वाली चाहिए, तो फिर बिल्कुल ये है कि ना फिर अपना टाइम दे दो, 1 साल 2 साल तो आराम से हम कर सकते हैं एडजस्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना टाइम हम दे सकते हैं कि अगर हमें खुद पे भी है कि हम कैपेबल हैं, कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसमें आईएएस और इसमें प्रेफरेंस देनी चाहिए इसको भी। और ओके, बीएड तो सर टीचिंग में अगर है कि टीचिंग राइट। में जाना है, और पीजीटी अगर एमए और बीएड दोनों है तो हमारे पास पीजीटी के ऑप्शन है, और पीजीटी बहुत अच्छी लाइन है।
तो हम इसमें भी या प्रेफरेंस पीएचडी या पीजीटी इकोनॉमिक्स अगर आप आना चाहते हो तो बीएड और एमए के साथ तो हेल्प होगी, बट क्या यस सर। उससे आईएएस की प्रिपरेशन पे अफेक्ट पड़ता है? क्या आपने बीएड रेगुलर से किया या कॉरेस्पॉन्डेंस से? सर मेरी कोरेस्पॉन्डेंस है बीएड। ओके, कॉरेस्पॉन्डेंस है तो क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से। हाँ रेगुलर जी, में कोई सॉरी। फायदा नहीं, रेगुलर में रेगुलर में बिल्कुल। फायदा नहीं है, यही बात मैं लोगों को समझाता हूँ कि रेगुलर से नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग टाइम चाहिए आपको इन सबको पढ़ने के लिए। एंड यस सर। रिटेन कैसे रहता है? जैसे इतना सिलेबस है समुद्र जितना, कैसे रिटेन रहता है? मैं 1% के लिए भी मैं अगर रिवाइज ना करूँ तो मैं भी भूल जाऊंगा चीजें। सब भूल पढ़ाते टाइम जाएंगे। भी पहले रिवाइज और सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो कैसे इतना सारा रिटेन रहता है? इतना कुछ, इतने टफ चीजें हैं। इकोनॉमिक्स वैसे में महारथी वाला पेपर है, तो रिटेन कैसे रहेगा चीजें? क्या ऐसा कोई रामबाण है, कोई ऐसा मंत्र हो जिससे चीजें रिटेन रहे? सर ये प्रैक्टिस। लोगों के सवाल है। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना से कोई भी भूल जाएगा, इवन मैं भी थोड़े दिन ना पढूं तो मैं भी भूल जाऊंगी। और स्पेशली नोट्स, कि जितना हो सके ना उसके शॉर्ट फॉर्म में उसे नोट्स बना के, ताकि एग्जाम डे पे ना प्रॉब्लम ना आए कि सारा पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास शॉर्ट में कहीं ना कुछ लिखा होना चाहिए, सो दैट एग्जाम से पहले वही एक बार रीड कर ले। ओके, आई गेस पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ी है। सो मैडम आप भी थैंक यू, इतने शॉर्ट नोटिस पे और इस टाइम पे आपको मैंने सबको डिस्टर्ब कर दिया एकदम से मैसेज करके। क्या करें, नेट वाले रिजल्ट इस टाइम पे निकालते हैं जब। No, sir, that's okay. सो मैं आपकी जर्नी थोड़ा सा जानना चाहूंगा एट द सेम टाइम, कि आप अगर जी थोड़ा सर। सा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि अपना कैसे आपने इस प्रिपरेशन में प्रोसेसिंग की नेट का। आपने नेट दिया है ना इस बारी? जी सर। क्या स्कोर रहा आपका नेट का? सर मेरा स्कोर है, जस्ट अ सेकंड। काफी क्लोज था कट ऑफ के, इट वाज 96.911। 96.91 परसेंटाइल। जी ये इस सर। बार बहुत ज्यादा चेंजेस हुए आई गेस। अगर ये मार्क्स वाली कट ऑफ होती तो क्या पता आप भी निकाल लेते। 97.27 कट ऑफ गई है, परसेंटाइल सॉरी, जी सर। फॉर द जी नेट सर। एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो क्वाइट क्लोज। जी सर। एंड आपने लास्ट टाइम आईएएस जब दिया था, जी सो सर। जरा मैं आपको दिस इज फाइन। एक बार पिन कर दूं जी ताकि लोग भी आपको देख सके और आपकी जो जर्नी है वो भी जाने। मेरा काम यही था, मैंने दोनों को इसलिए बुलाया ताकि दोनों एंगल सबको पता हो कि भाई लाइफ है, ऊपर नीचे चलता रहता है इकोनॉमी की तरह। वी शेप ग्राफ भी मिलेगा, स्ट्रेट लाइन जी भी मिलेगी, सारी चीजें मिलती हैं। सो जिंदगी है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, तो एक स्थिरता मेंटेन रहनी चाहिए बस, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। तो पॉइंट जी 3 समथिंग आई गेस आप लेफ्ट आउट बार। जी। आपसे ज्यादा दुख मेरे को भी हुआ होगा कि एक और का अगर निकल जाता तो दैट वाज आल्सो जी द वंडरफुल न्यूज। एंड आईएएस का आपका क्या रहा था जब लास्ट अटेम्प्ट दिया? आई गेस जनरल जी कैटेगरी है तो थोड़ा बहुत जी। दुखती नस पे मैं हाथ नहीं रखना चाहता इस टाइम तो। नहीं, बट yeah, it's okay. Like it was a great experience because वो मेरा first attempt था and I was very फर्स्ट अटेम्प्ट close. था? Yeah, I was very close. कितने Like कट ऑफ कितनी रही थी आपकी आईएएस की लेफ्ट आउट? I think वन और around टू 40। क्वेश्चन? हाँ, बस 1 और 2 क्वेश्चंस के ही डिफरेंस थे बस। अगर दो वो क्वेश्चंस क्वेश्चन? हो जाए, या जस्ट 2 क्वेश्चंस। अगर दो क्वेश्चन हो जाते और पेपर में तो जी क्या पता आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाती। जी। सो होपफुली नेक्स्ट अब इस अटेम्प्ट में हो जाएगा, सो वर्किंग टुवर्ड्स इट। सो ऐसी मैं जो पर्पस था, मैं अभी पलक जी से भी यही पूछ रहा था। लाइक अगर जी कोई इंसान मान लेते बैचलर्स के फाइनल ईयर में है और उसका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सेक्टर में आने का, तो क्या उसे जी। मास्टर्स रेगुलर से करनी चाहिए? क्या आप दिल्ली स्कूल के हो? क्योंकि मैं जब डीयू में जाता हूँ ना तो बहुत जी लोगों के जी। माइंड में एक वो रहता है साइकोलॉजिकल, पता नहीं क्या थिंकिंग लोगों के माइंड में बिठा रखी है, फिट की है कि दिल्ली स्कूल जाते जी। हो तभी आपको सक्सेस मिलती है। क्या ऐसा कोई विधि का नहीं विधान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज क्लियर आई एम आउट नॉट कर दो। फ्रॉम दिल्ली स्कूल। या आई एम नॉट फ्रॉम DSC एंड आई हैव डन इट फ्रॉम ओके। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी बिकॉज आई एम अ रेसिडेंट ऑफ दार्जिलिंग व्हिच लाइज इन वेस्ट बंगाल। तो मैंने वहां से की है अपनी स्कूलिंग, कॉलेज एंड मास्टर्स भी सब नॉर्थ बंगाल वाओ। यूनिवर्सिटी से की है।
So there is no compulsion as such कि आप DU से शी हो इज फ्रॉम तभी आप पंजाब और आप जी वेस्ट बंगाल, सो पूरा का पूरा that's यूनिटी the इन good thing ना डाइवर्सिटी. जी या that's the good thing about डेफिनेटली India unity in diversity जी यही है. तो मतलब आप भी दिल्ली स्कूल के नहीं हो. ठीक है जी. जी देयर इज वन मोर पर्सन, शी इज आल्सो नॉट फ्रॉम डी स्कूल, जिसका इतना अच्छा क्लोज अटेम्प्ट रहा. और पॉइंट जी से सो ये भी दिखाता है कि मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि भाई हमने तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं नहीं किया. बहुत सो it ये उन matters लोगों को सीखना चाहिए आपसे कि हर एक चीज कितना मैटर करती है. तो समय जी बहुत मैटर करता है कि आप अपने जी एग्जाम में जब बैठे हो तो वो यूटिलाइज कैसे करो. जैसे आपने आईएएस का जी इतना क्लोज रहा, तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपसे आईएएस के पूछना चाहता हूँ. जैसे चलिए सबको पता है कि लिमिटेड शीट्स है, लिमिटेड टाइम है, तो क्या है कि इंसान को, जैसे मान लो छोटा सा ही क्वेश्चन है, डॉन बुश एक्सचेंज रेट ओवर शूटिंग, मेरे ओके को उसके ऊपर इतना ग्रंथ पता है कि मैं किताब लिख सकता हूँ, लेट अस सपोज. तो क्या उसे 3 पेज अगर मिले तो 3 पेज लिखते रहे वो इंसान, या उसे शॉर्ट में बताए और रफा दफा करके अगले पे मूव ऑन करे. जी सर लाइक फॉर इंडियन इकोनॉमी आपको एक शीट एक्स्ट्रा मिलती है दैट वी केम टू नो जैसे यूजुअली क्या ओके. मिलता है 5 मार्कर्स के लिए आपको एक शीट मिलती है 15 मार्कर्स के लिए 2 शीट्स मिलती है एंड 20 मार्कर्स के लिए 3 शीट मिलती है बट स्पेसिफिकली फॉर इंडियन इकोनॉमी पेपर आपको लाइक 15 मार्कर्स के लिए 3 शीट थी एंड 20 मार्कर्स के लिए 4 शीट थी सो दैट लाइक बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर इंडियन इकोनॉमी आप अपने व्यूज रख रहे हो कि आप सोल्यूशंस दे रहे हो प्रॉब्लम्स दे रहे हो तो वो पेज कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए बट दैट डजंट मीन कि आप चारों पेजेस फिल करने लग जाओ बिकॉज उससे आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो you have to stick to the word limit 200 mark 200 words 300 words you have to be very concise and precise कि आप उतने लिमिट में आप अपना आंसर लिख दो बिकॉज वो टाइम कॉन्स्टेंट भी होगा इफ यू गो अहेड ऑफ द वर्ड लिमिट एंड आप एक ही क्वेश्चन को अच्छे से करते जाओ आपका कोई और छूट जाएगा सो देर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द क्वेश्चंस कि आप कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में कर रहे हो so you are not audible हेलो. हाँ, हाँ नाउ आई जी एम सर ऑडिबल. जी ओके. सर सो इंडियन इको के लिए आपने जैसे बताया कि जी शीट्स एक एक्स्ट्रा मिलती है फॉर द जी रिटन जी पार्ट. एंड व्हाट जी अबाउट अदर 3? जैसे 4 इको के पेपर है, एक जीएस है, एक इंग्लिश है. जी जीएस और इंग्लिश का व्यूज तो मैंने जैसे अभी इनसे पूछा भी था कि जीएस और इंग्लिश कैसे जी मैनेज करना चाहिए. अब जैसे पेपर सब में से सबसे टफेस्ट पेपर कौन सा है 6 में सर से? दैट डिपेंड्स अगर किसी का थ्योरी स्ट्रांग है तो फिर उसको दिक्कत आ सकती है जैसे जीएस में आ सकती है बिकॉज जीएस का इतना ज्यादा नहीं होता है लाइक बिकॉज कोर इकोनॉमिक्स पेपर्स पढ़ते पढ़ते हम जीएस पे इतना ध्यान नहीं देते जैसे पॉलिटी है ज्योग्राफी है हिस्ट्री है एंड हिस्ट्री इज वेरी वास्ट बिकॉज आपको प्री इंडिपेंडेंस हम्म. पोस्ट इंडिपेंडेंस सब पढ़ना पड़ता है सो वहां पे आती है बट इट्स नॉट दैट मैनेजेबल नहीं है यू डू इट स्मार्टली तो मैनेजेबल है एंड देन किसी का थ्योरी अगर स्ट्रांग नहीं है तो उनका मैथ स्ट्रांग है तो वहाँ पेपर 1 में दिक्कत नहीं आती उनको इकोनॉमिक्स के पेपर 1 में ओके. तो मतलब पर्सनलाइज सब्जेक्टिव कस्टमाइजेशन या के इट्स ऊपर अ सब्जेक्टिव थिंग राइट सब्जेक्टिव थिंग्स. जैसे अगर किसी का इकोट्रिक्स स्ट्रांग हो, या जी इस बार पेपर में भी काफी था, इकोट्रिक्स स्ट्रांग है, एमएमई स्ट्रांग है या माइक्रो स्ट्रांग है, तो वो कहीं ना जी कहीं बैलेंस आउट कर लेगा. जैसे जी थ्योरी जी अगर जिसकी स्ट्रांग नहीं है तो. जी सो द ओके. पेपर इज वेरी वेल बैलेंस्ड एंड मेड इट इन सच अ वे कि किसी की वो डिसएडवांटेज ज्यादा हैवी ना हो जाए इट्स लाइक अ बैलेंस थिंग ओह, सो दिस इज द थिंग अबाउट द यूपीएससी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका या विश्वास, या कि सबको साथ लेके हर कोई जी मैनेजेबल रहे. तो आप भी वेस्ट जी बंगाल यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया. एक और जी क्वेश्चन जो कॉमन रहता है लोगों के माइंड में, क्या बताऊं, जब वो आपके व्यू सुने तो उन्हें बहुत अच्छे क्लैरिटी मिले कि अपने रोड मैप को कैसे डिफाइन करे. क्या मास्टर्स बैचलर्स में अगर इस टाइम पे कोई है, लेट अस सपोज इन द जी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, सो ही और शी शुड प्रिपेयर फॉर एमए एंट्रेंस. वही मैं इनसे पूछ रहा था अभी. एमए एंट्रेंस होता है दिल्ली स्कूल का, आईएसआई का, क्या वहां से करना जी चाहिए या कॉरस्पॉन्डेंस से करके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को गो ऑन करो. लेट अस सपोज उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर कॉर्पोरेट नहीं जी है तो. सो व्हाट शुड बी जी द रोड मैप एज पर योर ओपिनियन? सर देखिए अब अगर आप जैसे अगर डीयू से कर रहे हो एंड देन इफ योर थिंग इज लाइक यूपीएससी करना है
तो इकोनॉमिक्स में तो आधे से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस DU से ही कवर हो जाएंगे। तो मास्टर्स इफ यू डू इट फ्रॉम देयर इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आपका साइड बाय साइड प्रिपरेशन हो जाएगा। बट देन इट्स नथिंग लाइक दैट कि अगर आप डिस्टेंस से भी कर रहे हो एंड इफ यू कैन मैनेज योर टाइम कि यू नो लाइक अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हो एंड यू वांट टू गिव योर टाइम फुल फ्लेजेडली कि आप UPSC से ही करोगे, then that will be a good option for you, that can be done। ओके, सो वो मैटर नहीं करता कि कहाँ से किया है। जी नहीं, that doesn't matter, that is like वो अपने ऊपर है, आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो एंड आप कैसे सिलेबस कवर कर रहे हो। एट द एंड ओनली दीज टू थिंग्स मैटर। आपने कहाँ से मास्टर्स Okay. की है, दैट इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट एज सच। नॉट कंस्ट्रेंट, कहीं मैटर नहीं करता कि है क्या। जी ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द नेट एग्जाम? जैसे नेट में अभी हम बात ही कर रहे थे दोनों कि भाई 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर, सो आपने पेपर 2 इकोनॉमिक्स का कैसे प्रिपरेशन आउट किया सारी चीजें? सर एज सच मैंने पेपर 2 जो इकोनॉमिक्स पेपर है उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, बिकॉज वंस यू आर स्टडिंग फॉर UPSC लेवल तो आप ऑलरेडी वो हाइट लेवल पे जा रहे हो जहाँ इकोनॉमिक्स का आपने सब पढ़ लिया है। तो एज सच वो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC IAS, क्योंकि वो सिलेबस ऑलमोस्ट सब कवर है। द चैलेंज कम्स इन पेपर 1 जहाँ पे लोग अटक जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे लाइक इंडियन लॉजिक पूछी जाती है, इन्वायरमेंट पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछी जाती है, क्वांट पूछे जाते हैं, DI पूछी जाती है एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो बहुत हटके हो जाता है। एंड ICT इस बार जो मैंने ऑब्जर्व किया वाज ICT के बहुत क्वेश्चंस थे एंड बहुत लाइक नॉट इवन डायरेक्ट क्वेश्चंस बट इनडायरेक्टली अप्लाइड क्वेश्चंस बहुत थे ICT के। so that areas need to be strong जो like usually So, neglect मतलब कर देते हैं। I think even I did that mistake कि मैंने ICT को मैं थोड़ा वही पूछने neglect वाला कर था दिया। आपका, अगर मैं थोड़ा सा बाइफर्केशन को वाले में कितनी परसेंटाइल बनी? जी सर। इको में कितनी परसेंटाइल बनी बाइफर्केशन में इकोनॉमिक्स अगर में देखें? या जस्ट अ सेकंड, इकोनॉमिक्स में मेरे आए हैं 99% परसेंटाइल एंड पेपर 1 में था 99 7 परसेंटाइल? जी एंड पेपर 1 में था ओह माय गॉड। 73.37 परसेंटाइल। तो पेपर मतलब 1 वही इज द दिस इज प्रॉब्लम। द गेम कि मतलब पेपर 1 जैसे एक्सपर्टीज नहीं है पेपर 1 में तो बंदा नेट निकाल नहीं पाएगा अगर पेपर 1 Yeah, आपका and उतना अच्छा you नहीं can't गया। ignore it. You cannot ignore it. इग्नोर इट। सो लाइक एक और चीज जैसे मैं एक और जानना चाहूँ, क्या ये बेटर ऑप्शन होगा कि एक इंसान अगर MCQ की 1000 क्वेश्चन वाली बुकलेट है, जैसे मार्केट में इतना मटेरियल मिलता है जिसकी कोई हद नहीं आज की डेट में, सो उसको अगर मान लो कि MCQ बुकलेट मिल गई, ये बुक पढ़े और नेट निकाले, किसी ने ऐसे अगर अपनी किताब का कवर पेज फ्रंट पेज लिखा है, क्या उस किताब को MCQ वाली पढ़ने से नेट निकल जाएगी? सर गारंटी तो आई डोंट थिंक सो है, बिकॉज इतने डायनामिक क्वेश्चंस लाइक मैंने जो ऑब्जर्व किया है पैटर्न से मैंने दिया है, तो जितने डायनामिक क्वेश्चंस आ रहे लाइक अगर आप लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो विच आई हैड डन, that was fine, but this time it is like so dynamic and every time the pattern is changing, so nobody can predict as such कि pattern क्या होगा, क्या questions पैटर्न आएंगे। होगा क्या? Yeah, दिस इज द exactly. सेम थिंग विद द UPSC ऑल्सो कि मतलब आपको Yeah, कुछ yeah. ना कुछ नया फ्लेवर, नया एलिमेंट हर बार बाउंसर जी मिलेगा। जैसे इस बार इको ट्रिक्स थी 2022 के पेपर में जो आप बता रहे जी थे, 2022 अडम में कितना ज्यादा आ गया कि किसी ने सोचा नहीं था। तो वन शुड बी जी प्रिपेयर फॉर ऑल द सरप्राइज एलिमेंट्स। yeah, uncertainty will be there. जी या ये आपको मिलेगा। और पेपर 1 के लिए क्या रिसोर्स पढ़ने चाहिए? जैसे शी हैज डन ऑलरेडी द SSC पार्ट, तो वहां से उन्हें हेल्प मिली पेपर 1 के लिए जी जी कि DI पेपर ये वन सब हुआ, बट आपने कैसे मैनेज किया पेपर 1? सर पेपर 1 मैंने एज सच कहीं सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, आई डिड इट फ्रॉम द यूट्यूब Okay. वीडियोज एंड आई फॉलो वन सर जो अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, उनका नाम है तलवीर सर, उनका मैंने मैराथन क्लासेस की थी एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल। लाइक आई लाइक द वे, लाइक सबका अपना अपना हो सकता है बट आई लाइक द वे ही टीचेस एंड हिज वे ऑफ टीचिंग। तो मैंने उनके वीडियोस काफी देखे थे एंड आई हैड माय ओन नोट्स प्रिपेयर्ड फॉर सम लाइक इंडियन लॉजिक के एंड जो थ्योरी पार्ट है उनके मैंने अपने नोट्स बनाए थे। सो दैट इज देयर, ओके, सो मतलब आई हैड पेपर 1 रेफर्ड का फ्रॉम आपने देयर। थोड़ा YouTube के ऊपर ही पूरा जी भरोसामंद YouTube जी बाबा बिकॉज के आजकल ऊपर इतना मटेरियल है, या यू हैव टू मटेरियल फिल्टर है। आउट कि क्या करना है। जी पहले क्या होता था कि लोगों के पास मटेरियल नहीं होता मटेरियल था, नहीं था। कंटेंट नहीं जी होता था, बट आज की डेट में वाइस कंटेंट इतना है बट ये नहीं पता कि एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है। जी जी सो अगर मान लो जैसे IAS की बात भी हम साइमल्टेनियसली अगर कर रहे हैं, ये मेरा दोनों से ही क्वेश्चन है
सो जी जैसे मैं बात कर रहा था, को कंटेंट बहुत मैटर करता है। जैसे एक जी इंसान है, उसने अगर कोई भी आंसर लिखा है, लेट अस सपोज अपना आप इंडियन इकोनॉमी उठा लो, कोई भी पीएम गति शक्ति, दिस इज वेरी मच इन न्यूज, क्या पता इस साल पेपर में आ भी जाए इंडियन इको में, जी ऐसा एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी भी है। और पीएम गति शक्ति के ऊपर है, तो विल यू प्रेफर आंसर्स इन द पॉइंट वाइज फॉर्म और विल यू प्रेफर द आंसर्स इन अ पैराग्राफ फॉर्म, कि लंबे लंबे ग्रंथ लिखे, या उसको पॉइंट वाइज जी लिखे और थोड़ा सा हम फिल्ट्रेशन करके टाइम भी बचाए और साथ ही साथ जी हम चीजों को छोटे आंसर्स लिखे। बट एट द सेम टाइम क्या होता है, कोई सोचता है कि नहीं यार पैराग्राफ इज बेटर रादर देन पॉइंट, कि भाई हमने हेडिंग लिख दी, अरे हेडिंग लिखने के नंबर थोड़ा मिलेंगे, ऐसा लोगों को लगता जी है। जी तो आपके अकॉर्डिंग विच अप्रोच इज बेटर, द पैराग्राफ अप्रोच और द पॉइंट वाइज अप्रोच? सो एक एक करके आप दोनों बता सकते हो। जी सर, अकॉर्डिंग टू मी तो लाइक जितना आप इम्प्रोवाइजेशन करोगे अपने आंसर में, लाइक पॉइंटर्स डाल दो या कुछ चार्ट्स बना दो, मेक लाइक फ्लो चार्ट्स वगैरह, दैट इज इवन अपीलिंग टू द आई। एंड जो करेक्ट कर रहा है उसको भी बहुत कन्वीनियंस होगा, बिकॉज इट विल बी वेरी मोनोटोनस फॉर हिम टू जस्ट रीड पैराग्राफ्स। एंड यू कांट इवन से कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैंने अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट किया है। But then if you use flow charts and if you use pointer wise, तो that is very evident कि हाँ है ये आंसर में, and presentation भी बहुत neat होता है उससे, so that is a good thing to incorporate in your answers. एंड पलक मैडम, आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? सर सर मेरा भी यही है कि ना, जितना हम इससे चेंज करेंगे ना, इम्प्रोवाइज करेंगे, पॉइंटर्स डालेंगे, फ्लो चार्ट्स होंगे, इसी से ही ना इजी है। पर अगर दूसरा भी अगर हम पढ़ता है, इंप्रेशन अच्छा डलता है उससे। पैराग्राफ को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, अगर हम खुद भी पेपर चेक इंटरेस्ट ही करें और नहीं है, पैराग्राफ देख के छोड़ राइट। देंगे, छोड़ो कौन पढ़ेगा आप तो इसको। खुद ही बीएड हो, तो एक तरीके से टीचिंग यस वाली सर। लाइन में आपका आगमन हो ही जाएगा, बट आईईएस में हो तो वो ज्यादा बेटर है। सो एक और लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, फिर उसके बाद रैप अप करते हैं चीजों को। एक और लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू। जैसे कि होता गया, मैं थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी आऊँ, बहुत लोग क्या करते हैं, नेट की कोचिंग अलग लेते हैं या डीईपीआर की अलग लेते हैं एंड आईएएस की अलग लेते हैं। क्या ऐसा मतलब एक कोई अगर इंसान है, लेट अस सपोज वो सेमेस्टर 5 में, उसको इन सब चीजों की नॉलेज नहीं, आप तो ऑलरेडी बड़े टाइम से और काफी अच्छे से सस्टेन हो चुके हो इन सब चीजों में, सो यू नो बेटर कि हाउ दीज थिंग्स वर्क्स, क्या उसे इन तीनों की कोचिंग अलग अलग लगानी चाहिए? जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे पेड कोर्सेज या शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं, या नेट के लिए चलते हैं, या आरबीआई के लिए चलता है, या आईएएस के लिए, और इट्स इज बेटर कि आप आईएएस की प्रिपरेशन करो एंड दीज टू बिकम्स द सबसेट, कि भाई आपने अगर आईएएस की पढ़ाई कर दी तो आपके ये दोनों निकल जाएंगे। हाँ, पेपर वन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आईएएस में देयर इज नो रीजनिंग, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आईएएस। आई गेस पूजा जी, आपका जो मिस आउट हो गया इस बार, क्या होता है इस जी बार कवर अप हो जाए, बिकॉज ये सब चीजें आपको आईएएस में नहीं मिलने वाली। जी सो विच वन इज बेटर, क्या उसे तीनों की कोचिंग पढ़नी चाहिए, या आत्मनिर्भर बन के सेल्फ स्टडी करे और जस्ट आंसर्स के ऊपर काम करे, या सिर्फ आईएएस की कोचिंग ले, एंड बोथ द थिंग्स विल गेट कवर आउट बाय स्टडिंग द आईएएस कोर्स? सो फर्स्ट आप बता दो। सर मैं बताऊं, हाँ कैन आई जी गो पलक फर्स्ट? जी। या ओके, कोई इशू नहीं है, आप बता दीजिए। जी सर, सो एज आई वाज सेइंग कि यूपीएससी आईएएस का सिलेबस इटसेल्फ इज द मैक्सिमम। मतलब ऊपर कुछ होगा ही नहीं। सो वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, सो बेसिकली यू आर कवरिंग syllabus of DEPR as well and UGC नेट, तो दैट इज देयर। एंड रहा बात नोट्स की, जो आप बोल रहे थे कि रिलाई सोली ऑन नोट्स और बुक्स, आई वुड से दैट कीप स्टैंडर्ड बुक्स, एक दो आप स्टैंडर्ड बुक रेफर करो। एंड जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, इधर यू आर टेकिंग कोचिंग और इवन एज यू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने के बाद आप अपने नोट्स बनाओ। जितना इम्पोर्टेंट है अपने हाथ से अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाना, वो कोई बुक से आपको याद नहीं होगा। एंड द मेन करेक्ट, थिंग इन दिस एब्सोल्युटली। एग्जाम इज रिटेन करना टिल द लास्ट टाइम, बिकॉज आपका जितना नॉलेज है दैट विल नॉट बी काउंटेड until and unless you present it in the paper। तो अपने हाथ का नोट्स हर एक टॉपिक का, आई व्हाट आई डिड वाज पर्सनली एवरी टॉपिक आई मेड नोट्स ऑन माय ओन फॉर एवरी टॉपिक, एंड देन उसके शॉर्ट नोट्स लाइक क्रिस्प पॉइंटर्स इन योर फॉर्म। लाइक आप अपनी शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, तो आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, एंड वो फाइनल एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में भी हेल्पफुल होगा।
हेल्प आउट करता है। Yeah, so that is there, and I don't think so there's no as such necessary कि अलग कोचिंग लेनी है. If you do it for UPSC मतलब तीनों IES, के लिए it's अलग पढ़ रहे हैं, yeah, DPR के लिए अलग, यहाँ अलग, MA का नहीं अलग, तो इतना नहीं, बखेरा क्योंकि नहीं सिलेबस बताना तो चाहिए। एक ही है. जी जी, सिलेबस एक ही है. You can just राइट, filter out according to what is asked in the questions. Like जैसे UGC नेट पे इतना डिफिकल्ट लेवल पे नहीं पूछते जितना डेप्थ पे हम IES में पढ़ते हैं या DEPR पे पढ़ते हैं. So you can filter out that way. And if you're going for DEPR, you have to focus more on the banking sector. RBI के सारे like you have to keep RBI on your radar कि क्या हो रहा है, कौन सा reports publish हो रहे हैं, what are they working on. So accordingly you can filter it out, but basically the same. ओके। एंड पलक जी, आपके क्या ओपिनियन है? सर मेरा भी यही है, मैंने भी ऐसे ही करा था। जैसे जब आप पढ़ाते हो पहले उसके नोट्स तो उस टाइम बन ही रहते हैं, अपने नोट्स बनाने, उसके बाद फिर उसका वही शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में मैंने ये करा था। इवन मैंने इसकी छोटे छोटे चिट्स बना के वो भी पेस्ट करी है कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, वहां से पढ़ सकते हैं इजिली। और आईएएस अगर आईएएस इतना वास्ट है इसमें कि बाकी सब आराम से इसमें कवर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी अलग से करने की नहीं होती कि अलग अलग हर से करने की सब्जेक्ट की अलग रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोचिंग नहीं। बस एक यूजीसी नेट में पेपर 1 को अलग से पढ़ना पड़ता है, और तो कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, सो आई गेस लोगों के सारे जो क्वेश्चंस थे, वही मेरा एम था कि वो आपके अगर ओपिनियन जाने, आपके व्यूज अगर जाने, आपका क्या मेथोडोलॉजी था पढ़ने का, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी 99 परसेंटाइल है ना इको में, एम आई राइट पूजा जी? जी 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 सर. बहुत ज्यादा होते हैं, इतने तो 2 बंदे पास हो जाए मिला के। बट दैट वाज क्वाइट ट्रांजिशन। क्या पता अगर ये कट ऑफ सिस्टम होता तो आपका जो लेफ्ट आउट हुआ है मार्जिन 0.3 वो भी जी फुलफिल हो जाता। सो जी बहुत अच्छा लगा। 3 लगभग आपका पेपर 2 आपका नेट निकला, एंड गुरजोत इज ऑल्सो 1, उसका भी नेट क्वालिफाइड हुआ है, उसके भी 98 पॉइंट समथिंग जस्ट मैसेज किया उसने, परसेंटाइल बना है। सो दिस इज प्योरली द वुमेन एम्पावरमेंट। तीनों के तीनों देवियां साक्षात, जिनका इतना अच्छा रिजल्ट आया है। एंड आई जस्ट होप कि आपका मेन जो गोल है वो फुलफिल हो, वो मैटर करता है। एंड जस्ट ये मोटिवेशन भी आपको मिलेगा इंटरनली कि यस, कि हमारा एक जब अचीवमेंट लगा, प्लस डैफ में भी हेल्प करेगा। आप तो पता नहीं क्या क्या है आपके पास, बीएड भी है, 2 बार निकाल लिया, 3 बार निकाल लिया, तो डैफ में भी बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आई होप लोगों के क्वेश्चंस जो थे वो सॉर्ट आउट हो गए। एंड थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे रात के 10:30 बजे हम ये सब कर रहे हैं। खैर हमने तो 12 बजे भी एक क्लास ली थी, क्लास लेना तो खैर अलग बात है, बट आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। Thank you sir. थैंक यू सर। ओके जी, ओके।